हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, जैसे वाइल्स वगैरह होती है अपने लेबोरेटरीज के अंदर, तो इनसे एमसीक्यूज बनता है। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यू इनसे बनता है कि भाई कौन से वाइल्स के अंदर कौन से अपन सैंपल्स वगैरह भेजेंगे। ठीक है, तो अपन वाइल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक टॉपिक जो है अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, और डिस्कस पहले नहीं करने का थोड़ा रीज़न ये था कि इसके अंदर क्या है कि थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये थोड़ा इसके अंदर रहता है कि भाई इसके अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट रहता है, कौन से सैंपल अपन इस फाइल्स के अपन ले सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इतना सारा कुछ एग्जाम के अगर मैं महीने भर पहले बताता, 15-20 दिन पहले बताता तो आप भूल जाते शायद, मुझे लगता है। बट जैसे अब कल आपके एग्जाम है और अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा एक दिन पहले पढ़ी हुई चीज़ आपको याद रखने में ज़्यादा थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा डिले किया था और आज के लिए बचा के रखा था कि भाई आज अपन इसको यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कुछ वाइल्स अपन देखेंगे, उनकी इमेज देखेंगे वाइल्स की, और उनके क्या यूजेज है वो देखेंगे, क्या उनमें एडिटिव्स मिलाए गए हैं वो देखेंगे, और साथ में कौन कौन से टेस्ट जो है अपन वाइल्ड से कर सकते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। बस एकदम शॉर्ट टॉपिक रहेगा आज का अपना, ज़्यादा लेंथी अपन नहीं रखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। तो देखिए टॉपिक क्या है अपना आज का, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स टाइप्स। ठीक है, ट्यूब के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार की कलर की ट्यूब आपको देखने को मिलेगी, और उनके जो फाइनली उनके जो लेबोरेटरी की यूजेस क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, एकदम शॉर्ट वीडियो रहेगा अपना, और अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर से क्या क्या एमसीक्यू निकलने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, ब्लड सैंपल कलेक्शन एंड स्टोरेज आर डन इन स्पेशल ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स that allow the preservation of blood sample over long period and are used for laboratory testing। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन किसमें करते हैं, स्पेशल अपन ट्यूब्स के अंदर करते हैं, जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक अपन उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेट कर सकते हैं। साथ साथ में अपन स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड कलेक्शन अपन यहाँ पे कलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, ऐसी ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम टायर ब्लड कलेक्शन ट्यूब। ठीक है, इनको अपन क्या कहते हैं, वैक्यूम टायर ब्लड कलेक्शन ट्यूब। इनको वैक्यूम टायर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर रहता है। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर प्रेशर रहता है, अपन को बिना इस ट्यूब को खोले अपन यहाँ पे डायरेक्ट अपन जो है वो ब्लड इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रेशर रहता है। वैक्यूम टायर ब्लड कलेक्शन ट्यूब में कंटेन एडिटिव्स। अब इन ट्यूब्स में क्या रहते हैं, एडिटिव्स रहते हैं टू स्टेबलाइज एंड प्रिजर्व द ब्लड स्पेसिमेन प्रियर टू एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, अब इनमें क्या रहते हैं, एडिटिव्स रहते हैं। अब एडिटिव्स कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन से ट्यूब में किस प्रकार के एडिटिव्स रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब एडिटिव्स करते क्या है, ये क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और प्रिजर्व करेंगे किसको, ब्लड स्पेसिमेन को, ब्लड सैंपल को। ठीक है, किसके लिए, जब तक हम टेस्ट नहीं करें तब तक उस ब्लड सैंपल को खराब होने से ये बचाएंगे। ठीक है, जैसे वैक्सीन के अंदर मैंने आपको जब बताया था कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि एचपीवी के लिए वैक्सीन आती है। ठीक है, सर्वावेक वगैरह। ठीक है, इन सब में जो गार्डिसिल वगैरह रहती है इनमें क्या रहता है, एडजुवेंट क्या रहता है, एडिटिव्स मिलाते हैं अपन इसको ताकि इसकी पोटेंसी को और बढ़ाया जा सके। क्या मिलाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके अंदर भी अलग अलग प्रकार के एडिटिव्स मिलाते हैं ताकि सैंपल है वो खराब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको एक टर्म देखने को मिलेगी, ये क्या टर्म क्या होती है, फ्लेबोटोमी। ठीक है, फ्लेबोटोमी का मीन्स क्या होता है, फ्लेबोटोमी इज ए प्रोसेस इन विच नीडल इज यूज्ड टू टेक ब्लड। ठीक है, स्पेसिमेन फ्रॉम वेन यूजुअली फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग। ठीक है, एक प्रकार का अपन ब्लड सैंपल कलेक्शन की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, फ्लेबोटोमी। कलेक्शन ऑफ ब्लड स्पेसिमेन ऑफ पेशेंट सेंड टू द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च। ठीक है, आगे रिसर्च के लिए भेज दिया जाता है। अब देखिए फर्स्ट वन अपना क्या आपको देखने को मिलता है, ब्लड कल्चर बोतल। ठीक है, इस प्रकार के आपको जो बोटल्स देखने को मिलेगी इनको अपन क्या कहते हैं, ब्लड कल्चर बोतल। ठीक है, ध्यान में रखना, इमेज आपको दिखाई जा सकती है। अब इसमें देखो एडिटिव्स क्या मिला जाता है। ठीक है, ब्लड कल्चर बोतल के अंदर अगर स्पेसिमेन हम डालते हैं तो इसमें वो खराब ना हो, तो इसके अंदर क्या एडिटिव मिलाते हैं, देखिए सोडियम पॉलीएथोल सल्फोनेट। ठीक है, एग्जाम में देखो इन्हीं से एमसीक्यू बनेगा आपके। ठीक है, एक तो इनके यूजेस क्या होते हैं और दूसरा इनको अंदर क्या एडिटिव्स मिलाते हैं। ठीक है, आपको दो चीज ध्यान में रखनी है, बाकी आपको जैसे लाइट ब्लू है तो आप समझ जाओगे हाँ भाई ब्लू कलर, उसमें तो आपको जरा कंफ्यूज नहीं होगे, मगर इनमें यहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे। तो ठीक है, एडिटिव्स के अंदर देखो ब्लड कल्चर बोतल के अंदर क्या रहेगा, सोडियम पॉलीएनेथोल सल्फोनेट। ये क्या रहता है, एज ए एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं एंड ग्रोथ मीडिया फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आगे ग्रोथ मीडिया के लिए भी आगे काम में आते हैं। ठीक है, अब इनका यूज क्या होता है, टू बोटल्स आर टिपिकली कलेक्टेड इन वन ब्लड ड्रॉ
वन फॉर एरोबिक कल्चर ऑर्गेनिज्म एंड वन फॉर एनारोबिक कल्चर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहता है, मेनली अपन 2 बॉटल्स लाते हैं। ठीक है, इसमें से एक ब्लड हमने निकाला, उसको 2 अलग-अलग बॉटल्स के अंदर डालते हैं। एक तो होता है एरोबिक कल्चर के लिए, दूसरा क्या होता है एनारोबिक कल्चर के लिए। ठीक है, तो अपन इससे देखो यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है कि कल्चर बॉटल से किस प्रकार के कल्चर अपन कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को अपन सेपरेट कर सकते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, 2 टाइप के एमसीक्यू बनते हैं और कलर बॉटल जो कल्चर बॉटल है वो क्या होती है, किस प्रकार की होती है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अभी जो आपको इमेज दिखाई गई है ये किसकी है, लाइट ब्लू टॉप। ठीक है, इसका जो टॉप है वो कैसा है, ब्लू कलर का है, वो भी कैसे ब्लू, लाइट ब्लू। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एडिटिव क्या मिलाया गया है, सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ से आता है, एडिटिव क्या मिलाया गया, तो सोडियम सिट्रेट यहाँ पे एज ए एडिटिव के हिसाब से मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है, तो 3.2% सोडियम सिट्रेट को एज ए एंटीकोगुलेंट के हिसाब से अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं इसके अंदर, ताकि जो स्पेसिमेन है वो क्या नहीं हो, खराब नहीं हो। अब देखिए यहाँ से भी एमसीक्यू बनेंगे कि टेस्ट किसके लिए यूज की जाती है, टेबलेट या सॉरी ये ट्यूब। तो देखिए इससे काफी अच्छे एमसीक्यूज अपने निकल के आएंगे। ठीक है, लाइट ब्लू कलर की ट्यूब है। ठीक है, लाइट ब्लू कलर की ट्यूब रहती है। देखो यहाँ पे क्या रहता है, एक वैक्यूम टायर सील लगी हुई रहती है इसके ऊपर, ताकि इसके अंदर प्रॉपर तरीके से प्रेशर यहाँ पे मेंटेन रह सके। एंटीकोगुलेंट क्या मिलाते हैं, सोडियम सिट्रेट यहाँ पे एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं, वो भी कितना, 3.2% सोडियम सिट्रेट। अब देखिए यूज किसके लिए आएगा, एंड कोगुलेशन स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए। इसके बाद में ब्लीडिंग टाइम फॉर प्लेटलेट फंक्शन। देखो यहाँ से आपको मैं देखो ब्लीडिंग टाइम किसके लिए करते हैं, प्लेटलेट के फंक्शंस को यहाँ पे देखने के लिए। तो एक लाइन से आपको 2 एमसीक्यू मिल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपके लिए पीपीटी ये जो नोट्स वगैरह मैंने प्रिपेयर किए हैं यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा पता रहे कि ये किससे लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ब्लीडिंग टाइम फॉर प्लेटलेट फंक्शंस के लिए अपन टेस्ट करना है, तो कौन सी वाइल को यूज में लेंगे, लाइट ब्लू कलर। नेक्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम फॉर एक्सट्रिंसिक पाथवे। देखो ये भी एमसीक्यू है कि अपन क्या करते हैं, पीटी अपन असेस करवाते हैं, तो ये मेनली कौन से पाथवे के ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक लाइन से 2 एमसीक्यू। ठीक है, लाइक अपना आरएनसीसी का यही पैटर्न रहता है कि मिनिमम टू मिनिमम टाइम के अंदर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपको मैटर पहुंचाया जाए, ताकि जो मैटर भी ऐसा जो एग्जाम्स के अंदर आपको पूछा जाए। ठीक है, ऐसा अपन यहाँ पे इसी प्रकार से मैंने आपकी प्रीवियस क्लासेस ले रखी है, जो कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हैं तो उनको पता होगा। तो नेक्स्ट देखिए, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के अंदर क्या आता है, एपीटीटी। तो देखिए यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है, बहुत बार एमसीक्यू बना हुआ है एम्स में, ईएसआईसी में, जिपमेर में। ठीक है, पीजीआई तक में एमसीक्यू बनाया कि एपीटीटी टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो किसको पता लगाने के लिए, इंट्रिंसिक पाथवे को पता लगाने के लिए। ठीक है, अगेन एक लाइन में 2 एमसीक्यू। ठीक है, टॉपिक छोटा है मगर एमसीक्यू खूब निकलते हैं इससे। तो पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम किसमें करेंगे आप, लाइट ब्लू कलर की ट्यूब के अंदर करेंगे। उसके बाद में देखो डी डायमर टेस्ट, ये एमसीक्यू भी बहुत बार बना हुआ है। डी डायमर टेस्ट कौन सी ट्यूब के अंदर होता है, तो लाइट ब्लू कलर ट्यूब के अंदर होता है। अब देखिए ये करते किसके लिए है, यूज्ड टू चेक मॉनिटर ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर। ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर को अपन असेस करते हैं, कौन सी ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में कौन सा टेस्ट करते हैं सर, तो इसके अंदर आता है डी डायमर टेस्ट। कौन सी ट्यूब में करेंगे, लाइट ब्लू कलर ट्यूब के अंदर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। क्या देखेंगे, ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर को अपने यहाँ पे असेस करते हैं, तो कौन सी डिसऑर्डर, डीवीटी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, आईएनआर, ये भी किसके अंदर करते हैं, सेम ट्यूब के अंदर करते हैं। अब इसके अंदर आईएनआर किसके लिए किया जाता है, तो वारफेरिन के लिए। ये भी एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। आपने जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको पता होगा वारफेरिन हिपेरिन दोनों ही प्रकार की जो ड्रग्स है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एपीटीटी रेशियो। ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन क्लोटिंग टाइम। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है वो भी किसमें चेक होता है, इसी ट्यूब में। दिस टेस्ट यूज टू मॉनिटर पेशेंट ऑन आईवी हिपेरिन इन्फ्यूजन। आईवी हिपेरिन इन्फ्यूजन करते हैं तो अपन क्या असेस करेंगे, एपीटीटी का रेशियो अपन देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एमसीक्यूज निकले हैं इस केवल एक सिंगल ट्यूब में से। ठीक है, अगर मैं चाहता तो आपको बस इनके नाम बता देता, यहाँ पे जितने भी प्रकार के क्लोटिंग टेस्ट करते हैं, एपीटीटी, पीटीआईएनआर वगैरह सारे इसी में करते हैं, टॉपिक में यहाँ पे खत्म कर देता, मगर इससे एमसीक्यू बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको ब्रीफली समझाया। बस 3 मिनट के अंदर ये टॉप खूब सारे अपने एमसीक्यू निकल गए। नेक्स्ट, रेड टॉप ट्यूब। ठीक है, ऐसी ट्यूब जिसका जो टॉप है वो कैसा रहता है, रेड रहता है। ठीक है, इसमें देखो इस प्रकार के ट्यूब के अंदर किसी भी प्रकार का जो है वो एडिटिव यहाँ पे मिलाया नहीं जाता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है इसका, क्या काम में आती है, ब्लड क्लोट्स एंड सीरम सेपरेट किया रहता है इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ठीक है, ये एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम के अंदर कि रेड टॉप ट्यूब के अंदर जो ब्लड क्लोट एंड सीरम सेपरेट अपन करते हैं वो उसकी मेथड क्या रहती है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है उसका, तो सेंट्रीफ्यूगेशन। एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान में रखना। और टेस्ट कौन कौन से टेस्ट अपन कर सकते हैं, केमिस्ट्री के टेस्ट, इम्यूनोलॉजी के टेस्ट, सीरोलॉजी के लिए, और क्रॉस मैच के लिए अपन यहाँ पे
सैंपल रेड कलर ट्यूब के अंदर अपन भेज सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। नोट सेट से पहला अपना लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट चाहिए अगर आपको जो मेरी क्लासेस रही है आज तक की बिफोर नोट सेट कैसी लगी आप सभी को, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर अपन आगे फर्दर शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो ट्यूब आती है वो क्या है, गोल्ड ट्यूब, ठीक है, गोल्ड टॉप ट्यूब। इसका जो ट्यूब का ऊपर का जो पार्ट रहता है वो कैसा है, गोल्ड कलर का रहता है, या फिर अपन कह सकते हैं लाइट येलो कलर, ठीक है। तो इसके अंदर इस ट्यूब का देखो दूसरा नाम क्या है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है कि सीरम सेपरेटिंग ट्यूब इनमें से कौन सी है, आपको इमेज दे देंगे, ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब देखिए इसके अंदर क्या रहता है, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ ट्यूब्स के अंदर यहाँ पे नीचे आपको जेल जैसा आपको सब्सटेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, दिस ट्यूब कंटेंट्स सीरम जेल सेपरेटर जेल, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, सीरम सेपरेटर जेल रहती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर अब रहता क्या, इन जेल में क्या रहता है, सिलिका पार्टिकल्स रहते हैं और सीरम सेपरेटर्स यहाँ पे इस जेल को बनाते हैं। अब इस ट्यूब का क्या क्या यूज आता है, तो बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट वगैरह अपन को करने हो तो इस ट्यूब के अंदर अपन करते हैं, ठीक है। यूरिया इलेक्ट्रोलाइट करना हो, सीआरपी करना हो, ट्यूमर मार्कर देखना हो, टॉक्सिकोलॉजी ड्रग्स का लेवल अगर पता लगाना हो तो अपन कौन सी ट्यूब के अंदर करेंगे, गोल्ड टॉप ट्यूब या फिर सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के अंदर। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर एमसीक्यू पूछ सकते हैं इसको डायरेक्ट आपको इमेज देके। नेक्स्ट, अब जो कलर की आपको ट्यूब दिखाई गई है वो क्या है, लाइट ग्रीन ट्यूब, या फिर इसको अपन क्या कर सकते हैं, हिपेरिन ट्यूब, ठीक है। एमसीक्यू बना हुआ है एग्जाम के अंदर, आगे भी बन सकता है कि हिपेरिन ट्यूब का कलर कैसा होता है, तो लाइट ग्रीन ट्यूब, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का यहाँ पे कलर रहता है। इसके अंदर देखो अब हिपेरिन नाम ही अपन दे दिया है तो इसके अंदर एडिटिव भी क्या रहेगा, सोडियम हिपेरिन। हिपेरिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोडियम हिपेरिन, दूसरा क्या होता है, लिथियम हिपेरिन, ठीक है। तो इसको एज ए एंटीकोगुलेंट के हिसाब से अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। क्या एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किससे, क्लोटिंग से। अब ये किसके अंदर काम में आ सकता है, देखो यहाँ से एमसीक्यू बना हुआ कि क्रोमोसोम की आपको टेस्टिंग करनी है तो आपको क्या करोगे, कौन सी ट्यूब में करते हो, तो हिपेरिन ट्यूब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए लैक्टेट अमोनिया एंड एचएलए, इनको भी आपको टाइपिंग का असेस करना है या फिर इनकी टेस्टिंग करनी है तो आप किसके अंदर करोगे, लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब या फिर हिपेरिन ट्यूब। ओके, तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव रख सकते हो ताकि आप जब फर्दर कल एग्जाम में देने जाओ तो अगर आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ ट्यूब्स के अंदर डाउट है तो आप वापस इसको फर्दर लाइक पूरा वीडियो आपको देखने की नीड नहीं पड़ेगी, बस आप बस स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना रिकॉल आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। कई बार जैसे अपन ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन में नेटवर्क वगैरह नहीं रहता है तो आप एक बार लाइक जैसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इन टॉपिक्स का। अब देखिए सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर काम आने वाली ट्यूब की हम बात करें तो वो कौन सी होती है, पर्पल ट्यूब, लेवेंडर ट्यूब, ठीक है। पर्पल इसलिए, लेवेंडर इसलिए क्योंकि इसका कलर है लेवेंडर, ठीक है। तो इसे हमने क्या कहा, पर्पल टॉप ट्यूब, ठीक है। इसका जो कैप है वो किस प्रकार का है, लेवेंडर कलर का है या फिर पर्पल कलर का है। इसके अंदर देखो एमसीक्यू यहाँ से बनता है कि एडिटिव इसके अंदर क्या मिलाते हैं, बहुत बार एमसीक्यू बना हुआ है। एक तो इसका डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ईडीटीए क्या होता है, तो उसके जो फुल फॉर्म क्या है, एथाइलिन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, एक प्रकार क्या है, एंटी कोगुलेंट है, ठीक है। हॉस्पिटल्स के अंदर काफी ज्यादा काम में आने वाली ट्यूब कौन सी है, तो ईडीटीए ट्यूब, ठीक है। ईडीटीए क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। डेफिनेशन क्या है इसकी, फुल फॉर्म भी पूछी गई है एग्जाम के अंदर तो ध्यान में रखना। अब देखिए ईडीटीए भी जैसे लाइट ब्लू कलर की जो ट्यूब थी उसके अंदर भी खूब सारे एमसीक्यू बने थे, सेम एज एज ईडीटीए ट्यूब से भी अपने खूब सारे एमसीक्यू बनते हैं। तो ट्यूब का क्या नाम है, ईडीटीए। मैं आपके लिए वापस लिख दे रहा हूँ ताकि आप जब स्क्रीनशॉट लो तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके बारे में था, ईडीटीए ट्यूब। और ये इसका कलर कैसा था, पर्पल टॉप ट्यूब, या फिर हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, लेवेंडर, लेवेंडर कलर ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलाते हैं अपन, ईडीटीए। तो देखो टेस्ट अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो हीमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी ट्यूब काम आती है, ठीक है। या फिर आपको पूछ ले कंप्लीट हीमोग्राम करना है आपको तो कौन सी ट्यूब रेस्पॉन्सिबल रहती है उसके लिए, कौन सी ट्यूब के अंदर अपन टेस्ट करते हैं, तो ईडीटीए ट्यूब के अंदर। कौन कौन से टेस्ट कंप्लीट हीमोग्राम में, देखो सबसे पहले क्या आता है आपका, सीबीसी कंप्लीट सेल ब्लड काउंट अपन यहाँ पे इसके अंदर करते हैं। और दूसरा देखो HbA1c से एमसीक्यू बना हुआ है कि HbA1c आपको टेस्ट करना है तो किसके अंदर आप करोगे, तो ईडीटीए ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट देखिए ईएसआर टेस्ट, ईएसआर टेस्ट भी किसमें करते हैं अपन, ईडीटीए के अंदर करते हैं। अब ईएसआर होता क्या है, ये भी एग्जाम में एमसीक्यू पूछते हैं। तो ईएसआर का मतलब क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो किस रेट से जो है वो इरिथ्रोसाइट का उस ट्यूब के लोअर पोर्शन में धीरे धीरे वो किस प्रकार के सेडिमेंट करती है, इस रेट को अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इसका क्या मतलब हो गया, टू मेजर हाउ फास्ट रेड ब्लड सेल फॉल इनटू बॉटम ऑफ द ट्यूब।
मैंने अभी आपको क्या बताया कि कितना जल्दी किस प्रकार से जो है वो रेड ब्लड सेल है वो ट्यूब के बॉटम में किस प्रकार से वो यहाँ पे फॉल डाउन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन करते हैं। तो अब देखिए ये काम किस में आती है, तो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या आपको देखने को मिल सकता है, क्रिएट ए प्रोटीन इन ब्लड दैट मेक रेड ब्लड सेल फॉल मोर क्विकली। जब इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन की वजह से ब्लड के अंदर क्या स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स वगैरह इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे आएंगे और ये क्या कोज करते हैं, रेड ब्लड सेल को जो है वो क्विकली फॉल डाउन करवाते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ईएसआर टेस्ट के अंदर अपन इसको असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या टेस्ट जाएगा आपका, रेटिकुलोसाइट टेस्ट। ठीक है, अब रेटिकुलोसाइट टेस्ट किसके अंदर करते हैं, तो इमेच्योर रेड ब्लड सेल की काउंटिंग करने के लिए आप क्या टेस्ट करते हो, रेटिकुलोसाइट टेस्ट। और इसको किसमें अपन करते हैं, तो पर्पल टॉप ट्यूब के अंदर। एमसीक्यू बन सकते हैं और बने भी हैं, ऐसा नहीं कि ये सारे लाइंस में अपने हिसाब से लेके आऊँ, एमसीक्यू बने हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एम्स में नहीं पूछा तो आगे भी हालांकि और किसी एम्स में नहीं पूछेंगे, लाइक और किसी एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है, एम्स में भी पूछते हैं, अदर एग्जाम्स के अंदर भी एमसीक्यू बनता है इस टॉपिक में से। देखिए नेक्स्ट क्या है, ब्लड फिल्म और एब्डोमिनल सेल एंड मलेरिया पैरासाइट के लिए अगर आपको टेस्ट करना है तो कौन सी ट्यूब के अंदर करोगे, ईडीटीए के अंदर। पीटीएच, ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बनता है, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन का आपको टेस्ट करना है, कहाँ किस में करोगे, ठीक है, ईडीटीए के अंदर। ठीक है, थायराइड हार्मोन का अलग रहता है, पैराथायरॉयड हार्मोन का अगर आप करना है तो किसमें करोगे, ईडीटीए। नेक्स्ट रेड सेल फोलेट, ठीक है, आरसीएफ टेस्ट होता है एक, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, फोलिक एसिड को अपन यहाँ पे ब्लड में उसका लेवल असेस करते हैं। डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड इन द ब्लड कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है ब्लड के अंदर तो ये क्या कॉज करती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करवा देती है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, तो फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है और इस फोलिक एसिड की डिफिशियंसी को पता लगाने के लिए एक टेस्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आरसीएफ टेस्ट। नेक्स्ट क्या है, मोनोन्यूक्लियस स्पॉट और मोनोस्पॉट टेस्ट किसके लिए करते हैं, डिटरमाइन ईपीवी एप्स्टीन बार वायरस के लिए। ठीक है, इसका भी टेस्ट किसके अंदर करते हैं अपन, ईडीटीए वाइल के अंदर। ठीक है, मोनोन्यूक्लियोसिस स्पॉट और मोनोस्पॉट टेस्ट, ठीक है, किसमें करते हैं, ईडीटीए वाइल के अंदर। किसके लिए होता है, तो एप्स्टीन बार वायरस के लिए। ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस का पता लगाने के लिए क्या टेस्ट करते हैं, मोनोस्पॉट टेस्ट। एक टेस्ट का आपको पता लग गया कि भाई आपको एप्स्टीन बार वायरस का आपको पता लगाना, कौन सा टेस्ट करोगे, तो मोनोस्पॉट टेस्ट किसमें करोगे, ईडीटीए के अंदर। ठीक है, खूब सारे एमसीक्यू निकलते हैं। नेक्स्ट, अब जो ये ट्यूब आपको दिखाई गई है इसका क्या कलर है, पिंक टॉप ट्यूब। ठीक है, इसका जो ऊपर का जो टॉप है वो किस प्रकार का है, पिंक। देखो इन टॉप के आधार पे अपन क्या करते हैं, ट्यूब का कलर कोड अपन ने डिसाइड किया है। ठीक है, और इनके अंदर अपन क्या क्या आगे देख रहे हैं, तो इसके अंदर भी अपन एडिटिव मिलाएंगे तो क्या मिलाते हैं, ईडीटीए, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड जो एंटीकोगुलेंट होता है वो भी इसी के अंदर भी सेम मिलाया जाता है जो ईडीटीए के अंदर, जो अपन लेवेंडर या फिर पर्पल कलर टॉप के अंदर करते हैं। यूज्ड ओनली फॉर वॉल ब्लड सैंपल्स बीइंग सेंट टू ट्रांसफर, जो ट्रांसफ्यूजन लैब के लिए अपन सैंपल वगैरह कुछ देते हैं तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पिंक टॉप ट्यूब के अंदर सैंपल लेते हैं। और देखिए इस ट्यूब के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस मैचिंग कर सकते हैं, मगर और मैंने आपको क्या बताया, रेड कलर ट्यूब के अंदर भी अपन क्रॉस मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई केवल उसी में होगा। ठीक है, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट केवल इसी के अंदर किया जाता है। तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट के बारे में आपके पूछे तो कौन सी ट्यूब आएगी, पिंक टॉप ट्यूब। और ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया आपने सब पढ़ा होगा, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट एंड डायरेक्ट कॉम टेस्ट। ठीक है, जो हिमोलाइटिक एनीमिया अगर प्रेगनेंसी के अंदर भी हो सकता है तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए टेस्ट करते हैं, वो कौन सा होता है, कूम्स टेस्ट। ठीक है, एचआईवी वायरल लोड टेस्ट आपको करवाना है। ठीक है, किसमें करवा सकते हो, पिंक टॉप ट्यूब के अंदर भी होता है ये टेस्ट। ठीक है, येलो वाइल के अंदर भी अपन करवा सकते हैं। ठीक है, जो जो प्लेन वाइल होती है उसके अंदर भी अपन यहाँ पे करवा सकते हैं एचआईवी वायरल लोड टेस्ट। उसके बाद में ग्रुप एंड सेव, यहाँ पे सैंपल की अगर प्रोसेसिंग करनी है तो वो भी अपन किसमें करवा सकते हैं, पिंक टॉप ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ट्यूब है वो क्या है, ग्रे टॉप ट्यूब। ठीक है, इसका जो टॉप है वो कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू क्या बनेगा इससे, इसके अंदर क्या रहते हैं, दो एजेंट यहाँ पे मिलाए जाते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सिलेट, कौन से, ठीक है, एक तो ये क्या है, एंटी ग्लाइकोटिक एजेंट है, कौन सा, सोडियम फ्लोराइड। दूसरा एंटी कोगुलेंट, इसमें क्या मिलाते हैं, तो पोटेशियम ऑक्सिलेट। दोनों ही एमसीक्यू बने हुए हैं और दोनों आगे बनने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी रहती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपने जो वाइल्स वगैरह रहती है काफ़ी अच्छे एमसीक्यू बनते हैं। और जब अपन हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर वर्क करते हैं तो हमें कई बार ऐसे पता भी
रहना चाहिए हमें, क्योंकि कई बार हमसे डॉक्टर्स वगैरह, ठीक है, या फिर कई बार पेशेंट्स वगैरह पूछ लेते हैं कि ये सैंपल कौन सी वाइल में जाता है या फिर, ठीक है, तो हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि सैंपल कलेक्शन कई बार है कि हमें हमें भी करना पड़ सकता है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए इन सब के बारे में। इसलिए एग्जाम के अंदर भी एमसीक्यू आ सकता है। लाइक अभी जैसे एम्स ने बोला है कि वो प्रैक्टिकल बेस न्यूरो बेस एमसीक्यू आपको पूछेगा, तो मतलब प्रैक्टिकल बेस में क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल का। अब टेस्ट क्या क्या यूज होते हैं इसके अंदर, तो देखिए ग्लूकोज एंड लैक्टेट की टेस्टिंग करनी है आपको, ग्लूकोज फास्टिंग ब्लड शुगर आपको चेक करना है, या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देखो HbA1c मैंने अलग में बताया था, और इसमें अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अपन यहाँ पे इसमें असेस करते हैं, ठीक है। एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है। और एंटी ग्लाइकोटिक एजेंट कौन सा होता है, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। क्या मतलब हो गया इसका, ग्लाइकोलाइसिस इनिबिटर, ठीक है। सेकंड, एंटी कोगुलेंट इसमें क्या मिलाते हैं, पोटेशियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट, अब देखिए लास्ट अपनी ट्यूब कौन सी है, येलो टॉप ट्यूब, ठीक है। तो येलो टॉप ट्यूब के अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर भी क्या रहता है, सिट्रेट डेक्सट्रोज यहाँ पे क्या रहता है, एंटी कोगुलेंट के हिसाब से यहाँ पे वर्क करता है। और इसके अंदर टिश्यू टाइपिंग अपन कर सकते हैं, डीएनए की स्टडीज अपन कर सकते हैं, एचआईवी के कल्चर भी अपन इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या रहती है, प्लेन वाइल रहती है। तो डीएनए स्टडी किस में करोगे, एचआईवी कल्चर किस में करोगे, ट्रिपल एस टेस्ट किस में करोगे, वायरल मार्कर टेस्ट किस में करोगे, तो सब प्रकार के टेस्ट कौन से आएंगे, प्लेन वाइल के अंदर आते हैं। ओके, देखो इसके अंदर भी यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है, सीरम सेपरेटिंग जेल। मैंने आपको बताई थी, एक तो गोल्ड कलर की गोल्ड टॉप ट्यूब के अंदर, उसको भी हम क्या कर, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के उसके अंदर भी रहता था, और इसके अंदर अपन सीरम सेपरेटिंग जेल यहाँ पे मिक्स करते हैं। तो ये अपना टॉपिक हो गया किससे रिलेटेड, ट्यूब से रिलेटेड टॉपिक हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंफर्म आपको एक एमसीक्यू तो इसके अंदर से देखने को मिलना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से एक टेबल्स वगैरह आपने देखी होगी हॉस्पिटल्स के अंदर, जब आप जाते हो तो इस प्रकार की टेबल आपको देखने को मिलती है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले कल्चर बोतल है, ठीक है, सोडियम पॉलीएथेनॉल सल्फोनेट इसके अंदर एडिटिव रखते हैं, ठीक है। और ये एनारोबिक एंड एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे सेपरेट करने में या फिर उनके यहाँ पे पता लगाने के लिए हेल्प करती है। लास्ट सेकेंड कौन सी है, लाइट ब्लू है, सोडियम सिट्रेट इसके अंदर यहाँ पे मिलाया जाता है। इसके अंदर कितना मिलाते हैं, 3.2%, ठीक है। रेड को अपन रेड ट्यूब और प्लेन ट्यूब के अंदर भी बोलते हैं, किसी प्रकार का एडिटिव नहीं मिलाते, इसलिए इसको हमने क्या कहा, प्लेन ट्यूब। इम्यूनोलॉजिकल सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर करते हैं, गोल्ड टेस्ट के अंदर सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहते हैं। इसके अंदर क्या रहती है, जेल रहती है, बायो केमिस्ट्री के टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है। इसके बाद में देखिए लाइट ग्रीन, इसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या रहता है, हिपेरिन रहता है, लिथियम हिपेरिन, सोडियम हिपेरिन, ठीक है। दोनों टाइप के हिपेरिन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्रिवेंट क्लोटिंग क्रोमोसोम, और जो एचएलए टाइपिंग अमोनिया एंड लैक्टेट का टेस्ट करना किसके अंदर करोगे, लाइट ग्रीन। उसके बाद में पर्पल कलर का मैंने आपको बताया, पिंक कलर का मैंने आपको पढ़ा दिया सब कुछ। इसके बाद में देखो ग्रे कलर का मैंने आपको, सोडियम फ्लोराइड, इसके अंदर क्या रहता है, एंटीकोगुलेंट के हिसाब से काम करता है। सॉरी, सोडियम फ्लोराइड इसके अंदर क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस इनिबिटर की तरह काम करता है, ग्लाइकोटिक फंक्शन करता है। दूसरा पोटेशियम एक्सिलेट क्या करता है, एंटीकोगुलेंट के हिसाब से काम करता है, ग्लूकोज की टेस्टिंग, लैक्टेट टेस्टिंग, ठीक है। एंड जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की टेस्टिंग करनी है, किसमें करोगे, ग्रे कलर ट्यूब के अंदर। लास्ट लास्ट कौन सी है, येलो, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, टिश्यू टाइपिंग, डीएनए स्टडी कल्चर, एचआईवी कल्चर्स वगैरह, ठीक है, वायरल लोड टेस्ट वगैरह अपन किसमें करवा सकते हैं, येलो के अंदर भी करवाते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार की इसके अंदर अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये अपनी सारी होगी क्या, ट्यूब्स एंड ट्यूब से रिलेटेड एमसीक्यूज। और उन एमसीक्यूज में भी और एमसीक्यू मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। लाइक जैसे एपीटीटी किसमें करते हैं, पीटीआईएनआर किसमें करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं एम्स के अंदर। और ये कुछ टॉपिक्स जो मेरी जो पीडीएफ बना रखी थी उसके अंदर से कुछ बच गए थे, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इनको कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मे भी इसके अंदर से आपको कुछ पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ए चाइल्ड प्रेजेंट्स विथ माल न्यूट्रिशन एंड परसिस्टेंस डायरिया, एक चाइल्ड है वो क्या है, मालनरिस्ट है, और उसको भी क्या हो रहा है, परसिस्टेंस, उसको डायरिया की कंडीशन हो रही है। अपार्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, उसको एंटीबायोटिक तो दी जा रही है, बट व्हाट वुड यू लाइक टू एड इन योर प्रिस्क्रिप्शन। तो आप जो अगर यहाँ पे कम्युनिटी पे हेल्थ नर्स के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, या फिर तो आप उसकी एंटीबायोटिक्स के साथ में और उसको यहाँ पे क्या प्रिस्क्रिप्शन करोगे, जिंक वाइटामिन ए एंड आयरन, जिंक एंड आयरन, जिंक वाइटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स और जिंक, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
क्या रहेगा अपना इसमें करेक्ट आंसर? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, जिंक एंड विटामिन ए। तो ये जिंक एंड विटामिन ए क्या करते हैं, इसके जो एनहेंस द रिकवरी फ्रॉम परसिस्टेंस डायरिया। ठीक है, अगर लंबे टाइम से डायरिया चलता आ रहा है तो उसको अपन क्या करेंगे, जिंक एंड विटामिन ए की अपने यहाँ पे टैबलेट्स फॉर्म में या फिर विटामिन जो ए है वो इंजेक्शन फॉर्म में अपन यहाँ पे पेशेंट को, जो बच्चे को अपन प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि परसिस्टेंट डायरिया की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है या फिर इससे अपन को ट्रीट करने के लिए अपन को वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिए विटामिन ए के बारे में एमसीक्यू क्या बनता है कि कितना डोज देते हैं अपन विटामिन ए को। तो देखिए मोर देन 12 मंथ्स का अगर बेबी है तो इसको अपन विटामिन ए अपन कितना लगा सकते हैं, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक अपन दे सकते हैं। और लेस देन अगर वो बच्चा 6 to 12 मंथ का है तो अपन यहाँ पे कितना लगाएंगे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट को अपन जो है वो विटामिन के अपन यहाँ पे विटामिन ए की डोज अपन यहाँ पे उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में एमसीक्यू क्या बनता है कि विटामिन ए की जो रूट है वो क्या रहता है। ठीक है, रूट क्या रहता है, तो इसका रूट क्या रहेगा, ओरली। ठीक है, ओरली इसमें देखो विटामिन के क्या रहते हैं, कैप्सूल्स रहते हैं, तो जिसको जो है वो अपन को ब्रेक करके ओरली जो है वो बच्चे को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, और इसका एज क्या रहता है, 6 to 11 मंथ से इसको क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, कब तक कंप्लीट करते हैं, तो 5 ईयर तक। ठीक है, 5 ईयर तक जो है वो कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए विटामिन ए का। ठीक है, ये तो बात होगी वैक्सीनेशन की, बट अपने आंसर की बात करें अपन तो क्या रहता है, जिंक एंड विटामिन ए। अब देखिए जिंक की आपको अगर डोज पूछ ले कि जिंक की डोज अपन कितनी यहाँ पे रखते हैं बच्चे के लिए, तो देखो जिंक की डोज रहती है 10 to 20 mg पर डे। ठीक है, जिंक की क्या डोज रहोगे डायरिया के अंदर, 10 to 20 mg पर डे रखते हैं। कितने टाइम तक, 2 वीक्स तक। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द मैक्सिमम डोज ऑफ एट्रोपिन दैट कैन बी गिवन इन ब्रेडिकार्डिया। अब देखो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होती है उसके अंदर अपन क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। ओके, अब मैक्सिमम डोज अपन कितनी प्रोवाइड करवा सकते हैं एट्रोपिन की, 1 mg, 3 mg, 5 mg या फिर 10 mg। तो देखिए एट्रोपिन अपन क्यों देते हैं। ठीक है, देखो एट्रोपिन का सबसे पहले आंसर क्या हो गया कि ब्रेडिकार्डिया के अंदर यूज करते हैं। तो देखिए एट्रोपिन को अपन कब लगाते हैं, देखिए सबसे पहला अगर एमसीक्यू बनता है तो क्या बनेगा, फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया क्या है, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या कर देगा यहाँ पे, इंक्रीज कर देगा किसको, हार्ट रेट को। बट इसकी भी एक यहाँ पे देखो, इसकी भी क्या कंडीशन रहती है कि कब एक्शन करता है, जब हार्ट रेट डिक्रीज होती है किसके द्वारा, इंक्रीज वेगस नर्व स्टिमुलेशन। जब वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होगा और ये हार्ट पे अफेक्ट डालेगी तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी को क्या करता है एट्रोपिन, क्या करता है वेगस नर्व को स्टिमुलेशन क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, और ये क्या कर देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, केवल इसी सिनेरियो के अंदर जो है एट्रोपिन काम करेगा। बट एट्रोपिन को अवॉइड करना है, एट्रोपिन को अवॉइड कब करना है, जब ब्रेडिकार्डिया विथ हाइपोथर्मिया, अगर पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो उसके साथ में उसको पेशेंट को क्या हो, ब्रेडिकार्डिया हो, तब एट्रोपिन को क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है आपके एग्जाम में कि एट्रोपिन किसके लिए काम में आता है, तो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है तो हार्ट पे भी इफेक्ट डालती है, हार्ट रेट को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, ब्रेडिकार्डिया कर देती है पेशेंट को। इसलिए अपन वहाँ पे क्या करते हैं, एट्रोपिन देते हैं, ताकि वो एट्रोपिन क्या कर देता है, फर्स्ट लाइन मैकेनिज्म मेडिकेशन के हिसाब से काम करके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। अब देखिए अपन बात करते हैं इसकी डोज की, कितनी डोज दे सकते हैं मैक्सिमम। तो देखो मैक्सिमम डोज अपन यहाँ पे दे सकते हैं कितनी, 3 mg। ठीक है, क्या देंगे अपन, 3 mg यहाँ पे मैक्सिमम डोज रखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से देंगे, 1 mg
क्या रूट क्या रहता है, देखो ये रहता है, रूट क्या रहता है इसका, आईवी एवरी 3 to 5 मिनट तक। अगर पेशेंट बेडिकार्डिक हो रहा है तो उसके अंदर 1 mg आईवी एवरी 3 to 5 मिनट अपन को क्या करना चाहिए, एट्रोपिन देना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो, 3 mg क्या रहता है इसके अंदर, मैक्सिमम रहता है। लाइक 15 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना है, पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचा देना। अगर फिर भी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, इतने टाइम तक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। ठीक है, तो मैक्स मैक्स कितना देना आपको एट्रोपिन, 3 mg तक आपको एट्रोपिन को यहाँ पे प्रोवाइड करवाना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, पेशेंट इज रिसीविंग कंटिन्यूस साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन थेरेपी। एक पेशेंट है वो कंटिन्यू उसको क्या रिसीव हो रहा है, साल्बुटामोल से उसको नेबुलाइजेशन किया जा रहा है। व्हाट शुड ए नर्स असेस फॉर, अब नर्स उसमें क्या असेस करेगी पेशेंट के अंदर, सीरम कैल्शियम का लेवल, सीरम पोटेशियम का लेवल, सीरम मैग्नीशियम का लेवल या फिर सीरम सोडियम का लेवल। देखो साल्बुटामोल की यहाँ पे थेरेपी चल रही है नेबुलाइजेशन के द्वारा, तो अभी नर्स क्या असेस करेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको साल्बुटामोल के बारे में पता होना चाहिए कि साल्बुटामोल क्या काम आता है, क्या करता है। तो ये क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। कहाँ काम करता है, ब्रोंको डायलेटर के लिए। ठीक है, ये क्या एज ब्रोंको डायलेटर के हिसाब से काम करता है। अब देखिए साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामोल, अगर साल्बुटामोल से उसके कंटिन्यू यहाँ पे दी जा रही है पेशेंट को, तो इसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो साइड इफेक्ट होता है मोस्ट कॉमन क्या आपको देखने को मिलेगा, हाइपो कैलेमिया। ठीक है, साल्बुटामोल का साइड इफेक्ट क्या रहता है, हाइपोकैलेमिया। इसलिए जो नर्स क्या करेगी, सीरम पोटेशियम का लेवल जो है वो असेस करेगी पेशेंट के अंदर। पोटेशियम एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होता है किसके लिए, हार्ट के लिए। ठीक है, अगर हार्ट का लेवल, अगर पोटेशियम का लेवल इम्बेलेंस होगा तो वो कार्डियोजेनिक इफेक्ट डालेगा। ठीक है, कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी कोज करवाएगा। और देखिए हार्ट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, पोटेशियम। एंड देखो नेक्स्ट ब्रेन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, सोडियम। अगर सोडियम का लेवल इम्बेलेंस होगा तो ब्रेन के अंदर ब्रेन की एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तभी ये देखो आपने सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन ब्रेन जो है वो बच्चे जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं। क्योंकि आयोडीन में क्या रहता है, सोडियम रहता है, इसलिए वो ब्रेन की इम्पल्सेस को और अच्छी तरीके से बूस्ट अप करता है। ठीक है, अपनी रिकॉलिंग मेमोरी वगैरह सब बढ़ता है। तो सोडियम, अच्छा सोडियम इंटेक करना चाहिए हमें। ठीक है, अपन सोडियम कैसे ले सकते हैं, नमक से ले सकते हैं। तो देखो अगर आपसे आपको देखो सिंपल सा ट्रिक है, आपको लाइक पता होगी या तो नहीं पता, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपको पूछे कोई जैसे नर्वस सिस्टम से आपको एमसीक्यू आ गया एग्जाम के अंदर, आपको नहीं पता कि वहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है, तो आपको देखो बिना आपको जरा सोचे आपको डायरेक्ट सोडियम के ऊपर आपको ध्यान लगाना अपना कि हाँ सोडियम नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, सोडियम। अगर सोडियम का इम्बेलेंस हो रहा है तो डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा किसको, नर्वस सिस्टम को। और दूसरा देखो पोटेशियम, पोटेशियम का इम्बेलेंस होगा डायरेक्ट किस पे डालेगा, हार्ट पे। ठीक है, तो दोनों एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। आप अपने आंसर में इसका आप कॉन्सेप्ट का यूज करके अपना आंसर करेक्ट निकाल सकोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया होता है, हाइपोकैलेमिया को यहाँ पे पोटेशियम का लेवल जो है वो नर्स असेस करेगी। दूसरा यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या आता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपको पूछे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, ट्रेमर्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बीटा 2 एगोनिस्ट का क्या देखने को मिल सकता है, ट्रेमर देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये क्या कर देती है, स्टिमुलेट स्केलेटल मसल। ठीक है, ये क्या कर देती है, स्केलेटल मसल्स को यहाँ पे स्टिमुलेट कर देगी। तो क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर ट्रेमर्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, इन एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी नर्स ऑब्जर्व। ठीक है, एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी होगी और नर्स अभी क्या ऑब्जर्व करेगी। ऑप्शंस क्या अपने पास में, ट्रांस अमाइनेज का लेवल देखेगी, ट्रोपोनिन का लेवल देखेगी, कंप्लीट ब्लड काउंट देखेगी या फिर ईसीजी चेंजेस देखेगी। क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है।
तो देखिए एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी से और क्या एमसीक्यू बन सकता है। तो सबसे पहले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं इसके एंटीडोट से कि एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी होती है तो क्या एंटीडोट देना चाहिए। तो इसके अंदर आता है एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, एन एसिटाइल सिस्टीन क्या रहता है, इसका एंटीडोट रहता है। एसिटामिनोफेन का काम क्या आता है, एज ए एंटी पायरेटिक ड्रग के ये काम में आती है। अब जब इसका ओवरडोज होगा तो ये किस पे इफेक्ट डालती है, इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, हिपेटिक के अंदर, या फिर आप कह सकते हो लीवर के अंदर। ठीक है, अब जब ओवरडोज होगा तो ये किसको अफेक्ट करेगी, लीवर को अफेक्ट करेगी। और लीवर के अंदर क्या रहते हैं, एएसटी एएलटी। ठीक है, एएसटी एंड एएलटी का लेवल क्या हो जाएगा, इलेवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या असेस करेंगे, ट्रांस अमाइनेज का लेवल हम यहाँ पे असेस करते हैं। जब एंड जो एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी होती है तो अपन क्या करते हैं, ट्रांस अमाइनेज का लेवल देखते हैं, और इन दोनों का जो लेवल का जो रेशियो होता है वो कितना रहता है, मोर देन 5000 यहाँ पे जो है वो रेशियो देखने को मिलता है। इसलिए जो है वो, सॉरी रेशियो नहीं, इनका जो लेवल है वो मोर देन 5000 इसका लेवल देखने को मिलता है इन दोनों का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है ट्रांस अमाइनेज का लेवल असेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हिपेटिक प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, या फिर हिपेटिक एबनॉर्मलिटी यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि एसिटामिनोफेन का मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है आपको, कौन मेटाबोलाइज करता है इसको, कौन डिटॉक्सिफाई करता है इसको, लीवर। ठीक है, इसलिए लीवर को अफेक्ट डालती है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, ए पेशेंट इज अंडर मेडिकेशन ऑफ टर्बुटालिन फॉर ब्रोंकाइटिस। एक पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हुआ, उसके लिए उसने मेडिकेशन क्या ली है, टर्बुटालिन ली है। द नर्स शुड सजेस्ट द पेशेंट टू टेक द मेडिकेशन विथ कॉशन। अब नर्स उसको क्या बोल रही है कि आपको मेडिकेशन है वो कॉशन के साथ में सावधानी पूर्वक लेनी है। अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री है तो कौन सी मेडिकल हिस्ट्री के साथ में सावधानी पूर्वक लेनी होती है, ऑप्शंस क्या है अपने पास में, डायबिटिक मेलिटस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पीसीकेडी, या फिर क्या हो गया इसका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। कौन सी कंडीशन के अंदर जो है वो नर्स उसको अवेयर करेगी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डायबिटिक मेलिटस। ठीक है, जो ट्रबुटालिन होती है वो क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है, इसलिए अगर डायबिटिक मेलिटस उसको है तो टर्बुटालिन आपको नहीं लेना है। दूसरा देखो और किस किस के साथ में अवॉइड करना है अपने को टर्बुटालिन को। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ में यूज में लेना है। साथ में अगर पेशेंट को क्या हो, सबसे पहले तो हाइपर सेंसिटिविटी हो, इसके बाद में इम्पेयर्ड कार्डियक डिजीज, ठीक है, कार्डियक फंक्शन अगर उसके इम्पेयर्ड हो तो, और साथ में हाइपर थायरॉइडिज्म। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो हाइपो था, हाइपर होता तो हम इसे भी करेक्ट मानते, बट क्या है कि हाइपर थायरॉइडिज्म के अंदर भी अपन क्या करना है, टर्बुटालिन को क्वेश्चंस के साथ में अपने को प्रोवाइड करवानी होती है। और नेक्स्ट आप ध्यान में रखना सीजर, सीजर के साथ में भी आपको विद क्वेश्चन आपको पेशेंट को प्रोवाइड करवाना होता है। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव्स भी आप यूज कर सकते हो, बट अगर अल्टरनेटिव्स आपके पास में नहीं है तो विद प्रिकॉशंस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे, और कल आपका नोटशीट का एग्जाम है। तो आरएनसीसी की ओर से आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। आराम से एमसीक्यू एक एक एमसीक्यू अच्छे से पढ़ना है। 3 घंटे का टाइम सफिशिएंट टाइम होता है एग्जाम को सोल्व करने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं समझना कि हाँ मैं तो पेपर को आधे घंटे पहले ही करके बैठ गया था। आधा घंटा आपके पास में और बचा हुआ है, तो आप थोड़ा आराम से कीजिएगा पेपर को, ताकि आपके पास में वो आधा घंटा बचे ही ना। कई बार क्या होता है कि आधा घंटा पहले कर लेते हैं तो उसके साथ में कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाँ मुझे वापस एक बार पूरा पेपर देखना है, और उसमें वो क्या कर देते हैं, फिर बच्चे करेक्शन करते हैं। तो करेक्शन की वजह से क्या होती है, गलतियाँ होती है, और आपने हो सकता है आपने पहले करेक्ट आंसर दिया हो। क्योंकि फर्स्ट जो अपना आंसर निकलता है, तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट जो अपना आंसर निकलता है तो वो अपना
थोड़ा मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता था, ठीक है, मेरे एग्जाम्स के अंदर। और ये वो मेरी एक तरीके से की ऑफ सक्सेस भी बोल सकते हैं। तो मैंने अपने जो आंसर्स उसमें थे, मैंने उसके अंदर बहुत ही रेयरली चेंजेस किए थे मैंने, जब मैंने एग्जाम्स दिए थे। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो इंस्टिंक्ट होते हैं वो फर्स्ट टाइम में काम कर देते हैं, बाद में अगर आप ओवर थिंकिंग की वजह से अपने आंसर को, आते हुए को भी आंसर को आप रॉन्ग कर देते हो। इसलिए एक बार आपने जो लगा दिया है, अपने उस फुली उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रहिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ सर, हो सकता है गलतियाँ हो सकती है, अपने को जो प्रीवियस आंसर आपने जो सेलेक्ट किया हो सकता है उसमें गलती हो सकती है। अगर आपको कंफर्म पता हो तभी उसको करेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इसका ये हो सकता है नहीं, आपको कंफर्म पता है तभी उसको चेंज कीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि टाइम आपको पूरा यूज़ में लेना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं आधे घंटा पहले पेपर करके नहीं बैठना, आराम से अपना पूरा टाइम कंज्यूम करना है, ओके। और मार्क को रिव्यू कर लीजिएगा अगर कुछ आपको डाउट लगे। कई बार क्या क्या हो सकता है कि एक टॉपिक में से 2 से 3 बार एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। बट क्या है कि एक एक जैसे एक एमसीक्यू आपको पूछ लिया 20 नंबर पे, एक एमसीक्यू आपको पूछ लिया 120 पे, दूसरा थर्ड वन आपको पूछ लिया 180 पे, ठीक है। तो इसलिए कि मार्क को रिव्यू करने से क्या होगा कि आगे जब आप उस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन का भी आपको आंसर का पता लग जाए, क्योंकि रिकॉल हो जाएगा आपको टॉपिक, है ना। तो ये भी एक आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि एक थोड़ा ईजी रह जाता है अपना अपने जो ब्रेन को कंट्रोल करना, ओके। तो और बाकी आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से एग्जाम सेंटर जाइए और टाइम से पहले पहुंच जाना, ताकि देखो मौसम वगैरह भी थोड़ा चल रहा है, तो उसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू टाइम आपको एक दिन पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, एग्जाम सेंटर देख लेना है। और आपने जो एडमिट कार्ड्स वगैरह है सभी अप टू डेट रखना। और मेरी ओर से आपको बेस्ट विशेज़ है, और साथ में कॉन्ग्रेचुलेशन भी देना चाहूँगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आपका यही प्यार चाहिए हमें आरएनसीसी के लिए, और आरएनसीसी भी आपके लिए डेली और आगे एक्टिविटीज़ करती जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।